सबसे बड़ा प्रॉब्लम जैसे हर चीज़ अगर मार्केट में लेनी है या कूलर हो फ्रीज हो सब पे ईएमआई अवेलेबल होता है, लेकिन गोल्ड पे ईएमआई क्यों नहीं होती है? देखो, इसका सिंपल एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए कि मान लो कि आप ज्वेलर्स के पास गए, ज्वेलर्स से आपने गोल्ड बाई किया और उसके ऊपर ईएमआई बैंक ने थर्ड पार्टी जैसे बजाज अलायंस है या ऐसी कोई भी कंपनी ने आपको दे दिया। अब आप वो लेके क्या कर सकते हो कि मान लो कि अभी आपको 2 लाख रुपए की जरूरत है। अभी आपको कोई बैंक तो दे नहीं रहा है, सही है। तो आपने ज्वेलर्स के वहां से गोल्ड परचेस किया, उसके ऊपर ईएमआई ले ली। अब आपने वो गोल्ड जाके पड़ोस में बेच दिया या किसी और ज्वेलर्स को सेल कर दिया, तो आपके पैसे खड़े हो गए वहां पे। तो इस कंडीशन को देखते हुए कोई भी थर्ड पार्टी आपको ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है। ओके, एंड अगर कोई चाहे कि गोल्ड बॉन्ड के ऊपर ईएमआई लेना चाहे तो पॉसिबल है? तो गोल्ड बॉन्ड पे तो बैंक ही दे देगा। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बैंक से अगर गोल्ड बॉन्ड ले ही रहे हो तो उसके ऊपर तो बैंक ही आपको इंटरेस्ट के रूप में कुछ चार्जेस लेके आपको ही प्रोवाइड करा देगा। आप ही का पैसा आप ही को देने में गोल्ड को बैंक को कहाँ पे रिस्क फैक्टर क्रिएट हो रहा है? ओके सर, जब पुराना गोल्ड अगर कोई ज्वेलर के पास लेकर जाए तो उसको पूरा पैसा नहीं मिलता है, मैंने ऐसा सुना है। नहीं, देखो, पूरा पैसा नहीं मिलता ऐसा नहीं है, मिलता है, लेकिन कुछ हद तक कुछ कटौती होती है। उसके पीछे का रीजन आप समझिए। एक ज्वेलर्स की प्रॉब्लम को आप जब समझोगे ना तो आप भी बोलोगे कि नहीं ये सही है। पहली बात तो ज्वेलर्स कभी भी, जैसे आप मान लो 10 ग्राम गोल्ड बेचने गए, पुरानी ज्वेलरी, तो ज्वेलर्स को पहले तो 10 ग्राम मेल्ट नहीं करा सकता। उसके बाद जब तक वो 100 ग्राम नहीं जमा होगा ना तब तक वो मेल्टिंग के लिए नहीं जाएगा। तो उसका वहां पे इन्वेंट्री भी ब्लॉक हो रहा है और उसका इन्वेस्टमेंट भी ब्लॉक हो रहा है। सेकंड चीज, जब मेल्टिंग कराने जाएगा तो मेल्टिंग का भी कुछ चार्जेस पे करना होता है जो आपसे ज्वेलर्स नहीं लेता है, तो वो भी एक उसका नुकसान है। तीसरी बात, जब मेल्टिंग हो जाता है तो उसके अंदर उसको 200 से 300 मिली का लॉस भी आता है। अब आज की तारीख में 100 मिली का लॉस का अगर कैलकुलेशन देखें तो 80,000 के भाव के हिसाब से 800 रुपया पर ग्राम होता है। तो 300 मिली का करीबन 2,500 से 3,000 रुपये तो उसका वहां पे लॉस चला जाएगा। तो ये सारी चीजों की प्रॉब्लम को अगर आप समझोगे ना तो ज्वेलर्स कहीं ना कहीं तो आपसे कुछ कटौती करेगा। सिंपल लॉजिक है। ओके, मतलब यहाँ पर अगर कोई कम क्वांटिटी में गोल्ड अपना पुराना बेचने जाए तो बेसिकली वो गलेगा ही नहीं, वो सिर्फ उसको बाकी की सारी कॉस्ट तो लगी रही है ना। उसको मेल्टिंग कॉस्ट लग रही है, राइट है ना। उसको जब मेल्टिंग कराने जाएगा तो उसका गोल्ड का जो लॉस हो रहा है वो भी तो उसको बेयर करना है। तो ये सारी चीजों को बेयर करेगा कैसे? सेकेंड चीज, ऐसा भी नहीं है, अगर कोई कस्टमर अगर हमारे पास आता है और हमको कहता है कि मैंने आपसे 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदी है तो इसका रिटर्न क्या आएगा, तो अगर आपने मेरे से लिए, अगर आप 10 साल बाद भी मेरे पास आओगे तो मैं 22 कैरेट का 100% पूरा पैसा दे दूंगा, बिकॉज ऑफ मैंने बिल के ऊपर मेंशन करके दिया हुआ है। लेकिन अगर आप किसी और की ज्वेलरी बेचने जब ज्वेलर्स के पास जाते हो तब ज्वेलर्स वहां पे कटौती करता है, खुद की बेची हुई ज्वेलरी पे कटौती कभी भी नहीं करता है। मैंने देखा है सर कि जिससे ज्वेलरी परचेस की जाए और उसी को वापस की जाए तो 100% कैशबैक आता है, बट अगर मैं उसकी ज्वेलरी लेकर किसी तीसरे को बेचूं तो मुझे 100% नहीं मिलता है। इसका क्या रीजन है? जैसे आपने किसी ज्वेलर्स के वहां से ज्वेलरी खरीदी तो वो आपको बिल के अंदर मेंशन करके देता है कि मैं प्योरिटी का 100% करंट वैल्यू के हिसाब से रिटर्न दूंगा। तो वो ज्वेलरी जब उसी ज्वेलर्स के पास बेचने जाओगे तो वो उसका पूरा पैसा आपको रिफंड देता ही है। लेकिन अगर वो ज्वेलरी आप किसी और को बेचने जाओगे तो उससे आपने तो खरीदी नहीं, तो वहां तो उसको प्रॉफिट जनरेट हुआ ही नहीं है। तो वहां पे उसके 3 पैरामीटर काम करते हैं। पहला पैरामीटर कि आप ओजी जब बेच रहे हो ओल्ड गोल्ड तो उसको 10 ग्राम 12 ग्राम में कोई रिटर्न नहीं मिलता है। उसका जब तक 100 ग्राम नहीं होता तब तक वो मेल्टिंग करने नहीं जा सकता है। सेकंड चीज, तो 100 ग्राम तक तो उसको रुकना पड़ेगा। आपकी ज्वेलरी उसने खरीद तो ली लेकिन वो अभी उसकी इन्वेंट्री भी ब्लॉक हो गई, उसका पैसा भी ब्लॉक हो गया। अब सेकंड चीज आती है, जब मेल्टिंग कराने जाता है तो मेल्टिंग का भी कोई चार्जेस वहां पे लगता है जो आपसे लिया नहीं जाता है। तीसरी चीज, बिल्डिंग करने में उसको 200 से 300 मिली का नुकसान भी होता है। आज की तारीख में 100 मिली का अगर हम एवरेज प्राइस भी गिने तो 800 से 900 रुपया पर 100 ग्राम लगता है, 100 मिलीग्राम लगता है। तो 300 मिलीग्राम के भी नुकसान उसको 2,500 से 3,000 रुपया मेल्टिंग में लगी जाता है। तो ये सारी कॉस्ट को वो कहां से बेयर करेगा? आपने उससे खरीदी नहीं तो आपसे तो कमाया नहीं है। अब आप बेचने जाओगे तो वहां कुछ ना कुछ तो मैनेज करेगा। राइट। तो ये सिंपल प्रोसेस है। ओके सर, 925 जो सिल्वर है वो इतना कॉस्टली क्यों है यहाँ पे? नहीं, देखो, 925 सिल्वर ज्वेलरी जो है ना, ये बेसिकली हमारी लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करें तो ये इंपोर्टेड ज्वेलरी है। ओके, इसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ना देखते हुए ये प्रीमियम ज्वेलरी या हम डिजाइनर या फैशनेबल ज्वेलरी की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया सिल्वर ज्वेलरी का कॉस्ट है 100 रुपया पर ग्राम। अब इसके ऊपर इंपोर्ट करने की भी एक कॉस्ट लग जाती है। ठीक है। उसके बाद यही ज्वेलरी को पॉलिशिंग करना, फिनिशिंग करना, फिलिंग करना, या हम कह सकते हैं कि इसको कोटिंग करना, इसकी भी एक 25% के आसपास की कॉस्ट लग जाती है। उसके बाद
हाई पॉलिश होने के कारण सिल्वर का स्वभाव होता है काली पड़ना। अब वो काली ना पड़े इसके लिए इसके ऊपर हाई रोडियम पॉलिशिंग की जाती है, जिसकी भी कॉस्ट 20 से 25% ऐड ऑन हो जाती है। उसके बाद आप तीसरा ऐड करिए इंपोर्ट ड्यूटी, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी उसके अंदर ऐड हो जाती है। उसके बाद उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, फिर उसको डिजाइनिंग करना, डिजाइनिंग मतलब प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग करना, आपकी तरफ रिप्रेजेंट करना, इस सब की भी तो एक कॉस्ट लग जाती है। तो सारी कॉस्टिंग को ऐड करेंगे तो 1 ग्राम ज्वेलरी पे 100 रुपया तो ऐसे भी चढ़ रहा है, तो 200 रुपए के नीचे तो 9 to 5 सिल्वर बेच ही नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम आप मान के चलिए ये 300 रुपया या 350 के आसपास ही मार्केट में फ्लो करेगा। गॉट इट। तो 9 to 5 ज्वेलरी का फिर कुछ रिटर्न नहीं है इसका मतलब? देखो 9 to 5 ज्वेलरी का भी रिटर्न है। एक तो आपने सिल्वर परचेस किया है, मान लो कि आज आपने 100 रुपए में परचेस किया है, आज से 5 साल या 10 साल बाद जब आप उसको बेचने जाओगे तो आपने जब खरीदा हुआ था तब 100 रुपए के ऊपर आपने 300 रुपए प्रति ग्राम से मान लो खरीदा 9 to 5 सिल्वर, तो 200 रुपया तो आपका वेस्ट हो गया। लेकिन अगर आप बेचने जाओगे तो 100 रुपए के हिसाब से मतलब 8,000 की ज्वेलरी का 3,000 रुपये तो आपको मिलना ही है। लेकिन आज से 10 साल बाद सिल्वर की कॉस्ट कहाँ जाएगी? तो ऑटोमेटिकली आपको वो जो 3,000 रुपये मिल रहे थे 8,000 के, उसके करीबन 6,000 या पूरे पैसे भी मिलने के चांसेस हैं। तो इसलिए 9 to 5 सिल्वर ज्वेलरी इज नॉट अ सिल्वर इन्वेस्टमेंट, ये प्रीमियम कैटेगरी है, इसको आप उसके हिसाब से नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, इमिटेशन ज्वेलरी पहनने से बेटर है कि 9 to 5 सिल्वर ज्वेलरी को पहनना, क्योंकि सिल्वर या गोल्ड अपने आप में एक प्राउड फील कराता है पहनने सही है। इंडिया में सर 9 to 5 जो ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है कंपैरेटिवली अगर आप अदर ज्वेलरी मार्केट से नॉर्मल ज्वेलरी खरीदते हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखो 9 to 5 सिल्वर ज्वेलरी कॉस्टली होने का सबसे मेन जो 5 रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, उसकी जो कास्टिंग है या उसकी जो हम कह सकते हैं फीलिंग है या उसकी जो टेस्टिंग है या पॉलिशिंग है, इसकी करीबन 25% कॉस्ट ऐड ऑन हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है कि उसको इंपोर्ट कराना और उसकी लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है वो करीबन 20% ऐड ऑन हो जाता है। तीसरा, सिल्वर का स्वभाव है काला पड़ना, तो उसके ऊपर हाई पॉलिशिंग रोडियम यूज होता है, जिसकी भी एक कॉस्ट 20 से 25% ऐड ऑन हो जाती है। चौथा है पैकेजिंग करनी, लेबलिंग करना और आपकी तरफ रिप्रेजेंट करना, तो उसकी भी एक 5 से 10% कॉस्ट ऐड हो जाती है। और लास्ट है कि तुर्की या थाई या हम कह सकते हैं इटली से वहाँ पे हमारा ज्वेलर्स भाइयों का जाना, वहाँ से उसको सेलेक्ट करना और आप तक पहुँचाने के लिए उसकी भी एक कॉस्ट ऐड ऑन हो जाती है। तो ये सब मिला के वो कॉस्टिंग बढ़ी जाती है अपने। तो आप मान के चलिए कि 100 रुपये अगर ग्राम सिल्वर है तो उसका 300 तो आपको पड़ना ही पड़ना है। सर, तो सोने के सिक्के में भी मेकिंग चार्जेस ऐड करा हुआ मिलता है बिल पे, तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसी क्रिएटिविटी नहीं है। नहीं, सोने के सिक्के के लिए लोगों का ये मानना है कि इस पे मजूरी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या वो सिक्का माइन से डायरेक्ट आपको दिया जा रहा है? क्या माइन के अंदर डायरेक्ट सिक्के के रूप में ही वो निकला होगा? तो वहाँ से जब सोना खरीदा जाता है, लिया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, उसके बाद उसको जो डाई में है उस डाई में उसको ढाला जाता है, फिर उसको HUID उसके ऊपर भी एम्बोस किया जाता है, उसका प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों की एक कॉस्ट लगती है। अगर वो ज्वेलर्स आपसे ले रहा है तो उसमें कोई भी गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि आप भी वही चीज़ क्यों पसंद कर रहे हो? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर काम करता है कि नहीं यार, मैंने एम्बोस किया हुआ या मैंने कुछ प्रेजेंटेशन के साथ अगर सिक्का लिया है तो फ्यूचर में मुझे इसकी प्योरिटी को लेकर कोई भी शंक या शंका पैदा नहीं होगी और इजीली मैं इसको सेल आउट कर पाऊंगा। सो 11+1 की स्कीम क्या है सर? ये काफ़ी सारे ज्वेलर्स 10+1 या 11+ की स्कीम अपने शोरूम में रन करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जैसे 10+1 का मतलब होता है 10 महीना आप पे करो, 1 महीना हम पे करेंगे और ये अमाउंट को हम ज्वेलरी में कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। देखो, ये लेने के 3 फायदे हैं। एक तो आप एक साथ सोना परचेस नहीं कर सकते हो, तो आपका हम कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट में ज्वेलर्स के पास आपका पैसा जमा होते जाता है। सेकंड फायदा ये है कि आपका हर महीने रेट बुक हो जाता है, तो आपको अगर कभी 1 साल बाद अगर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसका नुकसान आपको नहीं आएगा। तीसरा, आपने तो भरे सिर्फ 10 हिस्से, एक हिस्सा तो आपका ज्वेलर्स भर रहा है, तो 90% पैसा आप भर रहे हो, 10% पैसा की जो बेनिफिट है वो आपको ज्वेलर्स की तरफ मिल रहा है। तो 10% का फायदा तो आपको ऐसे ही यहाँ पे मिल गया है। और आज की तारीख में भारत में सोने को भगवान माना जाता है और हर व्यक्ति की चाहना यही होती है कि कैसे भी करके इनको मैं अपने घर पे लेके आऊँ। लेकिन बजट नहीं होता है तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में ये मिल जाता है, तो ये लेना ही चाहिए। तो इस तरीके से मतलब कि अगर वो EMI नहीं भी ले पा रहा है बैंक के साइड से तो वो इस तरीके से काम कर सकता है। यस, ज्वेलर्स दे ही रहा है ना। हर ज्वेलर्स के पास ये स्कीम आपको मिलेगी, वो ब्रांडेड ज्वेलर्स हो या वो लोकल ब्रांडेड ज्वेलर्स हो, आपको ये स्कीम प्रोवाइड करेगा ही। सर, एक और चीज़ है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में कि गूगल पर गोल्ड का रेट अलग दिखाता है, लेकिन जब वो दुकान पे खरीदने जाते हैं तो वहाँ का रेट अलग चलता है।
गूगल पे जो गोल्ड का रेट दिखा रहा है और ज्वेलर्स के वहाँ पे आप जब खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग या रिफाइनिंग या माइनिंग, मतलब उसको जो ढालने की जो एक कॉस्ट होती है वो लगती है। सेकंड, जो एरिया में मतलब जो लोकेशन होती है उस लोकेशन के ऊपर डिमांड क्या चल रही है उसके ऊपर भी एक कॉस्ट काम करती है। और तीसरा, रेट का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको भी कवर करने के लिए ज्वेलर्स कुछ ना कुछ कॉस्ट को ऐड करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं। पर ग्राम को अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो पर ग्राम 10 से 12 रुपए का डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन 12 रुपए के अंदर ये तीनों चीज़ों को कवर करता है वो। मतलब ये सही है और इसको देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। और जब आप बेचने जाओगे तब वो आपको थोड़ा गूगल के रेट से आपसे परचेस करेगा, तभी भी वो अपने ही रेट से आपसे परचेस कर रहा है। जो उससे 10 से 12 रुपए आपसे ज़्यादा लिया है पर ग्राम, उसी रेट से वो आपको वापस पेमेंट भी कर सकता है। ओके ओके। अभी सर मैन्युफैक्चरर जितने भी ज्वेलर्स हैं या गोल्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन लोगों का बहुत हालत ख़राब चल रहा है कह सकते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? एक्चुअली मैन्युफैक्चरर या हम कह सकते हैं होलसेलर, इनका सबसे हालत ख़राब होने का कारण है कंपटीशन। बार बार एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना उनकी मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि अगर उन्होंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो उनको लगता है कि शायद मेरा मौका हाथ से चला जाएगा। मतलब अब आप ये मान के चलिए मैन्युफैक्चरर होलसेलर की हालत कैसी हो गई पता है? बंजारा जैसी हो गई कि आज इस लोकेशन पे अपना एग्जीबिशन कर रहे हैं, कल वो उस लोकेशन पे कर रहे हैं, तो बहुत हालत वैसी खराब हो गई है। दूसरा, उधारी दे रहे हैं लोगों को, तो अब क्या हो गया, जो बायर्स हैं, जो रिटेलर है, वो उधारी के चक्कर में क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं परचेस कर पा रहा है। तो मेरा तो रिटेलर से निवेदन है कि भले कैश में माल लेना पड़े, कैश का मतलब होता है कि ऑन टाइम पेमेंट करके माल लेना पड़े, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट अपने दुकान पे रखिए। दुकान को भरने की कोशिश मत करिए, क्वांटिटी से मत भरिए, क्वालिटी से भरने की कोशिश करिए, तो अपने आप ये सिस्टम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। और मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को भी नई क्रिएटिविटी को आप तक पहुंचाने में मजा आएगी। ओके।